हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी एथिक्स इंटेग्रिटी इन एप्टीट्यूड की जीएस पेपर 4 की डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर में हमने काफ़ी अच्छी तरीके से ये समझ लिया था। सबसे पहले तो हमारे सामने जो पेज के सामने टॉपिक था वो था व्हाट इज़ एथिक्स। आज की क्लास में हमें यही डिस्कस करना है, क्योंकि ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में कुछ भी नहीं कराया, लेकिन आप एथिक्स के बारे में फिर भी थोड़ा बहुत जानते थे। उस रीज़न की वजह से कि आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस पता लग गया अब कि एथिक्स यूनिवर्सल चीज़ होती है, जो मॉरलिटी या मॉरल प्रिंसिपल्स या मॉरल वैल्यूज़ होते हैं वो थोड़े से पर्सनलाइज चीज़ होते हैं, वो सब्जेक्टिव होते हैं नेचर के अंदर। एथिक्स ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट एक थीम को जाना था कि बहुत सारी चीज़ें हमें लगता है कि वो एथिक्स का पार्ट हैं, या फिर उन टॉपिक्स, उन सब्जेक्ट मैटर से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर एथिक्स शामिल होगा। लेकिन वो भ्रम हमें दूर करना था कि एथिक्स के दायरे के अंदर कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आती हैं। तो हमने तीन चीज़ों के बारे में पढ़ा था प्रोमिनेंटली कि एथिक्स धर्म नहीं है। बहुत सारे लोग हो सकता है अथीस्ट हो लेकिन फिर भी वो एथिक्स को फॉलो करते हो। एथिक्स लॉ का पालन करना नहीं है। बहुत सारे लॉज जो हैं उनके अंदर हो सकता है कि एथिकल प्रिंसिपल्स इम्बाइब्ड ही ना हो, इनग्रेंड ही ना हो। जैसे मैरिटल रेप के ऊपर कोई कानून नहीं है भारत के अंदर, मैंने आपको बताया था। लेकिन क्या वो एथिकल है? आप कहोगे कि मैं तो अपनी वाइफ का रेप कर रहा हूँ, लेकिन कानूनी कार्रवाई मेरे ऊपर हो ही नहीं सकती क्योंकि हमारे देश में इसके ऊपर कोई कानून ही नहीं है। तो क्या ये एथिकल है? लॉ में प्रोविजंस अगर कोई है या फिर ना है, उसकी वजह से आप किसी एक्शन को एथिकल या फिर अनएथिकल नहीं कह सकते हो। लॉ अगर किसी चीज़ के ऊपर नहीं भी बन रखा है तो मैंने आपको बताया था फिर भी आपके एक्शंस अनएथिकल हो सकते हैं। और उसके बाद एथिक्स ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कल्चरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स का पालन करो। जैसे एंशंट इंडिया के अंदर सती प्रथा चलता था, तो वो एक कल्चरली एक्सेप्टेड नॉर्म था। बल्कि अगर आप सती प्रथा को तोड़ोगे या किसी को रोकने की कोशिश करोगे कि अपनी बहू बेटियों को मत जलाओ उसके पति की जलती हुई चिता के ऊपर, तो हो सकता है समाज वाले आपका आपका खून कर देते या आपको बिठा देते, आपकी जान ले लेते। लेकिन क्या ये कल्चरली एक्सेप्टेड नॉर्म को फॉलो करना एथिक्स का पार्ट है? बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने ये तो जान लिया अच्छे से कि एथिक्स क्या नहीं है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में डिकोड करते हैं दोस्तों कि एथिक्स क्या है। व्हाट इज एथिक्स? ये जो टर्म है ना दोस्तों, एथिक्स, ये एक सबसे पहले तो जो डिराइव हुई टर्म है ये एक ग्रीक वर्ड से निकली है, और वो ग्रीक वर्ड है एथिकोस। एथिक्स टर्म का ओरिजिन एक ग्रीक शब्द से हुआ है जिसका नाम है एथिकोस। अब एथिकोस वर्ड का मतलब क्या होता है मैं आपको वो बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझना पूरा फोकस लगाकर। यहां पर चार वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं: कस्टम, हैबिट, कैरेक्टर या डिस्पोजिशन। वैसे कैरेक्टर डिस्पोजिशन एक ही चीज़ होती है, इसलिए इसके बीच में और लगा हुआ है। लेकिन हम फिर भी इन चारों टर्म्स को अच्छे से प्रॉपर डिक्शनरी मीनिंग के साथ अभी समझेंगे। लेकिन याद रखना, कस्टम का मतलब जैसे ये है कि रीति रिवाज, परंपरा। तो आप कहोगे सर हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज एथिक्स, और अभी आप यहाँ पर मना कर रहे थे कि समाज में ये जो रीति रिवाज, परंपरा है, जो नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो करना एथिक्स नहीं हो सकता। कभी कभार हो सकता है लेकिन बहुत बार नहीं भी हो सकता है ना। लेकिन फिर आप यहाँ पर कह रहे हो कि कस्टम इज पार्ट ऑफ एथिक्स। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आगे बढ़ने से पहले अपने दिमाग में ये चीज़ फिक्स कर लो। हम यहाँ पर एथिक्स को डिनोट नहीं कर रहे हैं इन चार टर्म से। एथिक्स एक ग्रीक वर्ड से निकला है और उस ग्रीक शब्द का नाम है एथिकोस। एथिकोस वर्ड जो है वो रिलेटेड है इन चार शब्दों से: कस्टम, हैबिट, कैरेक्टर और डिस्पोजिशन। ये एथिक्स के बारे में नहीं है, ये एथिकोस शब्द के बारे में है। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको कि अब जो हम चार टर्म्स के बारे में उनका डिक्शनरी मीनिंग पता लगाने जा रहे हैं वो एथिकोस से रिलेटेड टर्म्स हैं, ना कि एथिक्स वर्ड से रिलेटेड टर्म्स हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि एथिक्स क्या होता है और एथिक्स से रिलेटेड चीज़ें क्या है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कस्टम। कस्टम क्या है? नॉर्मल हम लोग हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कस्टम होता है किसी भी जगह की एक जुड़ी हुई प्रथा किसी भी एक समाज के साथ, या दूसरा इसका हिंदी अनुवाद जो होता है डैट इज रिवाज, जिसको मैं बार बार अपने लेक्चर में आपको बोलता रहता हूँ ना, रीति रिवाज, परंपरा, प्रथा।
यही है कस्टम। कस्टम हमें क्या सिखाता है, क्या है ये कस्टम, ये रीति रिवाज, परंपराएं, ये प्रथा क्या है? तो ये बेसिकली इट इज़ अ वे ऑफ बिहेविंग। अगर आप एक रीति रिवाज का पालन करते हो, आपके घर परिवार जो है या फिर आप जिस भी समाज का पार्ट हो वहाँ पर कुछ रीति रिवाज फॉलो होते हैं, तो इट इज़ योर एक्ट ऑफ बिहेविंग। आपके घर परिवार वाले, आपकी कम्युनिटी के लोग, आपके आसपास गली मोहल्ले के लोग, आपके समाज के लोग और खुद आप एक पर्टिकुलर तरीके से यानी कि बिहेव कर रहे हो, ठीक है, जो कि आपको सिखाया गया है, विच अ पर्टिकुलर ग्रुप। हर किसी के रीति रिवाज परंपरा अलग अलग होते हैं, तो विच अ पर्टिकुलर ग्रुप या फिर सोसाइटी, ये वो रीति रिवाज और परंपराएं हैं जो कि एक सोसाइटी या ग्रुप होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय से ये प्रचलित है। मतलब ये रीति रिवाज परंपराएं उस ग्रुप या उस सोसाइटी के साथ, उस इंडिविजुअल के साथ, उस कम्युनिटी के साथ, और इंडिविजुअल अल्टीमेटली उस ग्रुप, सोसाइटी या कम्युनिटी का पार्ट ही होगा। तो वहाँ पर आपकी कम्युनिटी के अंदर, आपके समाज के अंदर, आपके ग्रुप के अंदर ये रीति रिवाज परंपराएं फॉलो होती हुई आई हैं और आपको भी सिखाया गया कि आपको उसको फॉलो करना होता है। तो रीति रिवाज परंपराओं को मानना, उसको फॉलो करना, ये एथिकोस शब्द का एक पर्टिकुलर टर्म है, उसके साथ एसोसिएटेड एक टर्म है। और एथिकोस वर्ड का मतलब एक कस्टम, रीति रिवाज या परंपरा से भी लेना देना होता है उसका, ठीक है। उसके बाद आपकी कुछ जुड़ी हुई हैबिट्स, ठीक है। अगेन ये हैबिट्स आप कह सकते हो कि ये भी एक पर्टिकुलर ग्रुप, एक सोसाइटी, एटलीस्ट अगर हम बहुत माइक्रो लेवल पे भी बात करें तो पर्टिकुलर चीज़ों की हैबिट्स एक फैमिली के साथ भी जुड़ी होती हैं। अगर हम बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल कॉमन एक एग्जांपल दें तो यानी कि परिवार में एक अनुशासन होना आपके रूटीन का, कि हो सकता है दादाजी आपके पापा को शुरू से 5 बजे उठाते हुए आए हैं, वही चीज़ आपके पापा ने सीखी क्योंकि दादाजी आपके स्ट्रिक्ट थे, दादी आपकी स्ट्रिक्ट थी। आपके घर में पापा और मम्मी जो हैं वो 5 बजे उठते थे, और वही सेम चीज़ दादा दादी के टाइम से चल रहा जो रूटीन है वो पापा को फॉलो करना पड़ा, और पापा जो है वो बच्चों को फॉलो करवा रहे हैं सुबह 5 बजे उठने का रूटीन, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार से आपकी हैबिट। फिर आपके एक हैबिट में एक कॉमन एग्जांपल आप बहुत और ले सकते हो, बहुत कॉमन एग्जांपल, डैट इज़ टेबल मैनर्स। टेबल मैनर्स मतलब क्या, आपके परिवार के अंदर हो सकता है कि आपके पापा मम्मी दादा दादी स्ट्रिक्ट हों कि बिस्तर पर पलथी मारकर बैठकर पैरों को फोल्ड कर कर आपको खाना नहीं खाना है, प्रॉपर तरीके से या तो नीचे कोई चटाई बिछाओ या कोई गद्दे पर बैठो, या प्रॉपर तरीके से अगर आपके घर के अंदर डाइनिंग टेबल है तो खाना वहाँ बैठकर खाओ। फिर कई लोगों के घर परिवार के अंदर इस चीज़ को भी लेकर थोड़े बहुत अलग हैबिट्स हो सकती हैं। लाइक खाना खाते हुए यू शुड नॉट वॉच टीवी, यू शुड नॉट यूज़ योर मोबाइल फ़ोन, इन फैक्ट यू शुड नॉट टॉक। प्रॉपर तरीके से अपना मील ख़त्म करो, अपने हाथ धोकर बैठो, खाने के बाद अपने हाथ धो, और उसके बाद जो आपको करना है वो करो। तो ये भी एक पर्टिकुलर ग्रुप, सोसाइटी और कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं जिसको हम हैबिट्स कहते हैं, यानी कि हमारी आदतें। और माइक्रो लेवल पर हमारी आदतों को डेवलप करवाने का काम जो है वो हमारी फैमिली करती है, और इसके लिए भी आप सोशलाइजेशन एजेंट्स को लेकर आ सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप 2 सोशलाइजेशन एजेंट्स की बात कर सकते हो, लाइक योर फैमिली, एंड उसके बाद आपको स्कूल में, जैसे आप जब नर्सरी या फिर किंडर गार्डन में या फिर जो प्ले स्कूल में बच्चे जाते हैं तो उनको टीचर्स भी वहाँ पर सिटिंग हैबिट्स या फिर फूड हैबिट्स, चॉपस्टिक्स को पकड़ना, स्पून को या फोक को कैसे यूज़ करना है, मे आई कम इन बोलकर क्लासरूम में घुसना, किसी भी चीज़ के लिए टीचरों से परमिशन लेना, ये टीचरें हज़ारों लाखों बार बच्चों के दिमाग में ये सब चीज़ें, अच्छी अच्छी वैल्यूज़ डालने का काम करती हैं, उनको सिखाती हैं। इसलिए बड़ा होकर बच्चा जो है 12th क्लास तक जब तक स्कूल में रहता है वो हर चीज़ की परमिशन लेता रहता है टीचर से, क्योंकि बचपन में उसकी नर्चरिंग, ठीक है, नर्चरिंग प्रॉपर तरीके से उसके टीचरों के द्वारा करी गई थी, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे इस चीज़ को फॉलो करें, क्योंकि वो बचपन की नर्चरिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली के अंदर कौन कौन सी हैबिट्स आपको सिखाई गई है, और उसके बाद फैमिली के बाद आपके टीचर्स ने
या आपके गार्जियंस ने आपका क्या रोल निभाया है आपको उन हैबिट्स को आपके अंदर इम्बाइब करवाने के लिए। ठीक है, ये दो टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कैरेक्टर, और कैरेक्टर के साथ ही जुड़ा हुआ एक वर्ड है डिस्पोजिशन। वैसे आप कैरेक्टर को डिस्पोजिशन भी बोल लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्योंकि अंग्रेज़ी अनुवाद में ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं तो हम इन दोनों टर्म्स को पहले बिल्कुल एक थिन लाइन से इनके बीच में डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर की। कैरेक्टर का दोस्तों अगर आप साइकोलॉजी की एनसीईआरटीज़ पढ़ोगे ना 11-12 की, तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कैरेक्टर बेसिकली आपकी वो क्वालिटीज़ होती हैं, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ या आपके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, जो कि आपको एक इंडिविजुअल को दूसरे लोगों से अलग बनाती हैं, डिफरेंट बनाती हैं। और कैरेक्टर आगे चलकर पार्ट बनता है आपकी पर्सनैलिटी का। और एक थंब रूल याद रखना, इस पूरी दुनिया के अंदर साइकोलॉजी कहती है कि किसी भी दो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी कभी भी, नॉट इवन इन एनी काइंड ऑफ सर्कमस्टांस, किसी भी सिचुएशन के अंदर वो सेम नहीं हो सकती। बिकॉज पर्सनैलिटी इज नॉट ओनली अबाउट कि आप जैसे नॉर्मल जीवन के अंदर बोलते हो ना कि वाह यार उसकी क्या पर्सनैलिटी है, तो जब आपके मुंह से लाइन निकलती है ना वाह यार उस बंदे या उस बंदी की क्या पर्सनैलिटी है, आप यहाँ पर बेसिकली साइकोलॉजी कहती है कि आप यहाँ पर जब ऐसा कुछ बोलते हो कि वाह यार उस बंदे या बंदी की क्या पर्सनैलिटी है, आप उसकी लुक्स के बारे में बात कर रहे हो। यानी कि आप यहाँ पर उस पर्सन की जो फिजिकल क्वालिटीज़ या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी हाइट, उसका फेस कट, उसका कलर, उसकी बॉडी, उसकी फिजिक, आप उसको देख रहे हो। लेकिन पर्सनैलिटी जैसी जो चीज़ है जिसके पीछे बैकग्राउंड या बेस जुड़ा हुआ है कैरेक्टर का, वो क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपको दूसरे लोगों से अलग बनाती हैं, तो यहाँ पर सिर्फ फिजिकल नहीं, हर तरह की क्वालिटीज़ की बात होती है। लाइक योर साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़, इसके अलावा योर मेंटल एबिलिटीज़, योर वे ऑफ बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। आपकी लुक्स और फिजिकल चीज़ें तो शामिल होती हैं, वो तो आती हैं डेफिनेटली, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर आपकी साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़, मेंटल एबिलिटीज़, योर वे ऑफ बिहेविंग, ठीक है, आपकी सोशल प्रेजेंस कि आप समाज में लोगों से किस तरीके से बात कर पाते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, ठीक है, आपकी जो मोरालिटीज़ हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं, आपकी मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं। इन सबको अगर आप एक पर्टिकुलर बास्केट या बकेट के अंदर शामिल कर दो, साइकोलॉजी का सब्जेक्ट हमें ये बताता है कि अगर आप मोरालिटी को, मॉरल वैल्यूज़ को, फिज़िकल क्वालिटीज़ को, साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ को, या पर्टिकुलर पर्सन का जो बिहेवियर है, और ऐसी बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ को, एबिलिटीज़ को, क्वालिटीज़ को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, लाइक सोशल क्वालिटीज़, इन सब को अगर आप मिक्स करके इस बास्केट, इस बकेट के अंदर डालोगे, तब यहाँ पर इंडिविजुअल की जाकर बनती है पर्सनैलिटी, जिसके पीछे ये जो बास्केट है ये बेस होता है इसका, जो कि है पर्सन का कैरेक्टर। अब ये सारी चीज़ें, जैसा कि मैंने आपको थंब रूल बोला था, दुनिया में किसी भी दो व्यक्तियों की पर्सनैलिटी कभी भी सेम नहीं हो सकती है। ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट का थंब रूल है। एथिक्स के कंटेक्स्ट में मैं ये सब चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये जो टर्म्स है ना, ये साइकोलॉजिकल टर्म्स होते हैं दोस्तों। एथिक्स जो है वो एक सब ब्रांच ही है एक तरीके से साइकोलॉजी की, क्योंकि एथिक्स के अंदर जब हम इंडिविजुअल को केंद्रित रखते हुए उसके इर्द गिर्द बात कर रहे हैं, तो जब भी आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हो, मनोविज्ञान जिसको कहते हैं साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इज कंसर्न, साइकोलॉजी की डेफिनेशन ही यही होती है, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। इसलिए मेरा हमेशा ये मानना रहता है और मैंने हमेशा ये देखा कि जो बच्चे साइकोलॉजी की एनसीईआरटीज़ या कभी उनका बेस रह चुका हो, बैकग्राउंड रह चुका हो साइकोलॉजी को पढ़ने का, समझ कर पढ़ने का, सिर्फ वो 11-12 में उससे पास नहीं हुए हो बट उन्होंने फील करा उस सब्जेक्ट को,
मतलब ऐसा नहीं कि पर्सन टॉपर बन गया, उसने रट्टा मार लिया था, लेकिन उसने 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी के अंदर, मनोविज्ञान की एनसीईआरटी के अंदर, साइकोलॉजी की एनसीईआरटी के अंदर जो भी टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसको फील कराओ, उसको अप्लाई करके देखा हो, उसके बारे में मन में सोचा हो। ऐसा बच्चा जीएस पेपर 4 के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि जिसने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है तो वो बिल्कुल कर ही नहीं पाएगा सब्जेक्ट को, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बेसिकली उससे हेल्प ये हो जाती है कि बहुत सारी चीज़ें जो आप इनिशियल लेक्चर्स में, टॉपिक्स में, जीएस पेपर 4 के सिलेबस में जो टर्म्स में सीखते रहोगे ना, डिफ्रेंशिएट करना धीरे धीरे करके आपको जो बेस बनाना पड़ेगा, वो एक स्टूडेंट जिसने अपने 11th-12th के अंदर साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया था और उसने उसको अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसके लिए वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। तो उसको उतना टाइम नहीं लगता फिर उन सब चीज़ों को समझने का। उसको वो जानता है, वो इंडिविजुअल, कि हम इन चीज़ों से फैमिलियर हैं। पास्ट में जब हमारे पास 11वीं 12वीं में ये सब्जेक्ट हुआ करता था, हमने पढ़ रखा है। लेकिन डोंट वरी, आप में से मेरे लेक्चर को सुनने वाला कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपको दिक्कत बिल्कुल भी मैं नहीं आने दूंगा। ठीक है, बिकॉज पर्सनली आई हैव स्टडीड साइकोलॉजी और मैं साइकोलॉजी ऑप्शनल भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम PSI आर ऑप्शनल एंड हिस्ट्री ऑप्शनल, तो ये तीनों ऑप्शनल में मुझे अच्छा खासा ज्ञान है, तो उसमें आपको मैं कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा। तो ये चीज़ हो गई कैरेक्टर और आपकी पर्सनैलिटी। हाँ, हम बात कर रहे थे कि ये जो थंब रूल है ना, थंब रूल कहता है कि दुनिया में किन्हीं भी दो व्यक्तियों की ना पर्सनैलिटी कभी भी सेम नहीं हो सकती है। अब ऐसा क्यों? आप कहोगे सर अगर हम ट्विंस को ले लें तब भी क्या पर्सनैलिटी सेम नहीं हो सकती है क्या? ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ट्विंस के बारे में जैसे बात करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप रोडीज में इनको जानते होगे, है ना, रघु राजीव को, या फिर आपने नहीं भी जानते होगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे ट्विंस हैं, ठीक है, ये ट्विंस हैं, तो क्या इनकी पर्सनैलिटी भी सेम नहीं होगी क्या? इन भाइयों की पर्सनैलिटी भी सेम नहीं है क्या? तो साइकोलॉजी कहती है जी नहीं, पर्सनैलिटी इनकी भी सेम नहीं है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपने अभी चेहरे देखे, वो चेहरे हैं विद रिस्पेक्ट टू, जहाँ पर वो फेमिलियरिटी आपको लग रही है, सिमिलरिटी लग रही है, वो सिर्फ लुक्स के बेसिस पर आपको लग रही है। लेकिन जब मैंने आपको बता दिया है अभी, ये चीज़ क्लियर कर दी है बास्केट बनाकर, कि पर्सनैलिटी या कैरेक्टर का मतलब सिर्फ लुक से नहीं है। फिजिकल क्वालिटीज़ के अलावा क्या किसी इंडिविजुअल का हर टाइम पर बिहेवियर सेम हो सकता है? क्या उसके जो सोशल ग्रुप्स हैं, जो उसके दोस्त यार हैं, वो सेम हो सकते हैं? क्या पर्सन की साइकोलॉजिकल एबिलिटीज़ हमेशा दो लोगों की सेम हो सकती है क्या? उसकी मेंटल एबिलिटी सेम हो सकती है क्या? उसकी मॉरल वैल्यू सेम हो सकती है क्या? उसकी मोरालिटी सेम हो सकती है क्या? ये ट्विंस में पॉसिबल कैसे, आप मुझे खुद बता दो। मान लिया वो सेम टाइम पर अपनी मम्मी के कोख से जन्मे हुए दो लड़के या दो लड़कियां हैं जिनकी शक्ल मिलती जुलती है, या ट्रिपलेट्स की अगर आप बात कर लो, तीन बहनें हैं तीन भाई हैं, या कॉम्बिनेशन बना लो, दो बहनें एक भाई, दो भाई एक बहनें, कुछ भी करके वो ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं, फिर भी उनकी पर्सनैलिटी को अगर आप देखोगे और पर्सनैलिटी मीनिंग को समझोगे, अब आप समझ चुके हो कि पर्सनैलिटी के डोमेन में हम सिर्फ लुक्स की या सिर्फ फिजिकल क्वालिटीज़ की बात तो कर ही नहीं रहे हैं। हमें ओवरऑल इस बास्केट, इस बकेट के बारे में सारी चीज़ों को शामिल कर कर डिफाइन करना है कि इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी कैसे है, बिकॉज पर्सनैलिटी हैज़ नथिंग टू डू विद लुक्स या फिर फिजिकल क्वालिटीज़। वो लुक्स में कोई पर्सन सेम हो सकता है, लेकिन क्या वो सेम टाइम पर सेम चीज सोच रहा होगा? सेम टाइम पर क्या सेम टास्क परफॉर्म कर रहा होगा? नहीं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? चलो हमने ये तो देख लिया, जैसे रघु राजीव की भी मैंने अभी आपको फोटो दिखाई, वो लुक्स में सिमिलर हैं, वो ट्विंस हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी पर्सनैलिटी को सेम नहीं कह सकते हैं। तो अब इसके पीछे रीज़न हम क्या दें कि दो लोगों की पर्सनैलिटी कभी भी इस पृथ्वी पर कभी सेम क्यों नहीं हो सकती है? अब यहाँ पर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस पूरी डिस्कशन का। दो लोगों की पर्सनैलिटी साइकोलॉजी कहती है कि कभी भी सेम इसलिए नहीं हो सकती है बिकॉज एक्सपीरियंसेस, जो आपके अनुभव हैं, वो आपको डिफरेंट बनाते हैं इस पृथ्वी पर दूसरे इंसानों से। क्योंकि किसी भी दो इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस हमेशा सेम तरह की, एक तरीके से जो उस एक्सपीरियंस ने आपके अंदर जो हलचल पैदा करी,
आपका थॉट प्रोसेस जो चल रहा है उसको लेकर, या फिर आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ और उस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर आप कितना दिमाग में लाइट फील कर रहे हो, या फिर आपने बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया उस बात को, या फिर आपको वो बात समझ ही नहीं आई। तो हमेशा हमारी ज़िंदगी में बचपन से होते हुए, जब से आप एक छोटे से बच्चे होते हो और जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते हो, आपको दुनिया में ना जाने कितने अरबों खरबों प्रकार के डेली बेसिस पर हर एक घंटे, हर कुछ मिनट और हर एक पल जो है आपके जीवन का, वो आपको अनगिनत प्रकार के अनुभव देकर जाते हैं वो सारे पल। मानते हो आप इस बात को? अब जब किसी दो इंडिविजुअल के पृथ्वी पर कभी भी एक्सपीरियंसेस सेम लय में हो ही नहीं सकते हैं। अगर आप इन दो इंडिविजुअल को मान लो कि आज ये 1 जनवरी को पैदा हुए हैं, ठीक है, 1 जनवरी 2025 को ये पैदा हुए हैं, और ये मान लो कि जिएंगे 2095 तक, तो क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हो क्या एक एक पल, एक एक अनुभव जो इनके साथ होगा वो उसकी लय बिल्कुल सेम चलेगी? पॉसिबल ही नहीं है ना। जब एक्सपीरियंसेस और अनुभव की लय किसी जीवन के किसी इंसान के जीवन में सेम हो ही नहीं सकती है, और हर एक एक्सपीरियंस आपके दिमाग में या किसी भी इंडिविजुअल के दिमाग में एक तरीके से अलग मेमोरी पैदा कर कर जाता है। आपको वो एक्सपीरियंस जो कुछ सिखा कर गया, या आपके सामने कोई एक अनुभव आया, आपकी मेमोरी उस चीज़ को लेकर अलग अलग तरीके से वर्क करती है। हर एक एक्सपीरियंस का इम्पैक्ट, बेसिकली मैं यहाँ पर मेमोरी के बेसिस पर आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो बताना चाह रहा हूँ, उसका इम्पैक्ट जो है उस एक्सपीरियंस का हर एक इंडिविजुअल की मानसिकता पर वो अलग प्रकार से पड़ता है। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत लाइट लेते हैं चीज़ों को, अरे यार कोई बात नहीं, उसने ऐसा बोल दिया तो क्या ही हो गया। लेकिन वहीं पर कोई एक बंदा या बंदी किसी की छोटी से छोटी बात को हो सकता है दिल से लगा ले, वो बहुत सीरियस हो जाए उसकी बातों को लेकर, रातों को उनकी नींद उड़ जाए, उनको ट्रॉमेटाइज फील हो, जबकि हो सकता है बात छोटी सी हो, लेकिन दिमाग में अब किसी की कोई बात या किसी की कोई जो शब्द गूंज रहे हैं, या फिर मैंने किसी की बात को, कोई मुझे गाली देकर भी चला गया, मैंने माइंड ही नहीं करा, तो ये जो चीज़ है ये एक्सपीरियंस है, लेकिन उसका इम्पैक्ट मेरे दिमाग पर एज कंपेयर टू किसी और के दिमाग पर पड़ना बहुत अलग हो सकता है। आप मान लो कि एक एग्जांपल आपको रियल देता हूँ कि एक यूट्यूब चैनल है, मैं जैसे यूपीएससी के लिए पढ़ाता हूँ, तो रिया मान लो या मयूर मान लो कि आपका भी एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है। अब रिया के दिमाग में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो हेट रेट को सहन कर पाए, और वहीं पर कमेंट्स जो हैं, जब भी कोई चैनल ग्रो होने लग जाएगा, पॉपुलर होने लग जाएगा, तो डेफिनेटली सी बात है कि हेट रेट आएगी। कुछ ना कुछ लोगों को बोलना है, कुछ ना कुछ कंप्लेंट करनी है, कुछ कमेंटबाजी करनी है। अब मान लो कि मैं हूँ, मेरा काम है सिर्फ पढ़ाने का, और जो मैं कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि मैं ठीक रास्ते पर चल रहा हूँ, मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं लोगों के ओपिनियन को लेकर बिल्कुल बेशरम हूँ। अब वहीं पर रिया को छोटी सी एक बात, जो कि किसी एक अनजान व्यक्ति ने, जिससे वो कभी मिली भी नहीं है, लेकिन उसके चैनल पर किसी ने कुछ एक कमेंट कर दिया, अब वो दिल से लगा कर बैठ गए इस बात को कि नहीं नहीं यार, मैं शायद से अच्छी टीचर नहीं हूँ, मुझसे नहीं चल पाएगा ये चैनल, मैंने कुछ और सपने सोचे थे, लेकिन आई एम गेटिंग टू मच हेटरेड। और वहीं पर मैं हूँ कि मेरे जैसे व्यक्ति सोचेगा, अरे अच्छी बात है भाई, लोग चाहे अच्छे कमेंट करें चाहे बुरे कमेंट करें, हेटरेट कितनी भी फैलाएं, बढ़िया भाई कमेंट करने दो, क्योंकि कमेंट करने से यूट्यूब के एल्गोरिथम को पुश मिलता है और मेरा चैनल तो बूस्ट होगा। कमेंट सेक्शन में हो जाने दो लोगों की लड़ाइयाँ, बोल ले तो मेरे बारे में बुरा, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतने ज़्यादा चैनल वायरल होगा। अब ये क्या है, एक्सपीरियंस लोगों को मिल रहे हैं सेम तरीके से भी, लेकिन उनके दिमाग में जो उस चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो अलग अलग तरीके से पड़ रहा है। इसलिए याद रखना, मैंने आज के लेक्चर में आपको पहली बार ये वाली बात बताई, लेकिन हमेशा के लिए इसको याद रखना, साइकोलॉजी या विज्ञान का क्षेत्र हमें ये बताता है, वो सब्जेक्ट हमें ये बताता है कि पृथ्वी पर किसी भी दो लोगों की पर्सनैलिटी कभी भी सेम नहीं हो सकती। और ज़िंदगी में कभी आपको इस चीज़ को जस्टिफाई करना हो कि क्यों किसी दो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी कभी भी सेम नहीं हो सकती है, तो आपको क्या बोलना है, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसे दो व्यक्ति नहीं है, अब जैसे इनसे ज़्यादा सिमिलर तो कोई हो नहीं सकता ट्विन से ज़्यादा,
कोई भी दो व्यक्ति पृथ्वी पर ऐसे नहीं है, भले ही वो ट्विंस हो चाहे ट्रिपलेट्स हो, कि उनके अनुभव सेम हो। अनुभव कुछ पल के लिए सेम हो सकते हैं, कि आप किसी एक जगह पर मौजूद थे, मैं भी किसी एक जगह पर मौजूद था, वहां पर कोई एक इवेंट चल रहा था, कोई शो चल रहा था, तो आपका और मेरा अनुभव एक सिनेमा हॉल में बैठकर, पिक्चर हॉल में बैठकर एक टीवी शो को देखने का सेम हो सकता है, लेकिन उसको देखने के बाद आपके दिमाग पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपका सोच विचार क्या चल रहा है, मेरा सोच विचार क्या चल रहा है, ये हम दोनों की पर्सनैलिटी को अलग बनाएगा। आप पिक्चर हॉल में गए हो, लेकिन कोई बात आपको वहां पर सता रही है, तो आपका मूवी में फोकस ना होकर आपके बैक ऑफ द माइंड में कोई बात चल रही है, तो आप उस सीन को एंजॉय नहीं कर रहे हो। और वहीं पर कुछ लोग जो ऐसे हैं वहां खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन आपको हंसी नहीं आ रही क्योंकि आपके दिमाग में कोई एक बात चल रही है, टेंशन चल रही है, या फिर आप किसी और चीज को लेकर एक्साइटेड हो कि मुझे इस पिक्चर खत्म होने के बाद किसी से मिलना है या फिर ये करना है, मेरे फ़ोन पर अभी जैसे कॉल आया, मैसेज आया, कितनी अच्छी खबर मुझे मिली है, बस ये मूवी खत्म हो जाए, मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो मैं वही कह रहा हूँ कि एक सेम जगह पर बैठकर भी एक एक्सपीरियंस अगर आपको मिलेगा, आपका दिमाग एब्जॉर्ब कैसे करता है, आपकी थिंकिंग उस टाइम पर क्या एक्टिवेट होती है, वो धीरे धीरे कर कर आपकी पर्सनैलिटी को बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अलग बनाती चलती है। अब अगर आप हर बात को जैसे सीरियसली लेने लग जाओगे, तो आपका नेचर क्या होगा, चिड़चिड़ाने का, या फिर खिसियानी जैसी शक्ल बनाने का, कि आप तो बात बात पर रूठ जाते हो। अब कुछ बातें ऐसी होंगी, कुछ लोग, पर्सनैलिटी लोगों की ऐसी होती है कि उनको बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती हैं, दे फील शाय। और उसके पीछे रीज़न हो सकता है कि घर वालों ने कभी इतना इंटरेक्ट ना करने दिया हो, या फिर आपके इतने दोस्त यार ना हो। तो पीपल इन द सोसाइटी ट्रीट यू जस्ट लाइक अ ट्यूब लाइट, कि इसको तो बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती हैं, ये तो खाली दिमाग वाला पर्सन है। और वहीं पर कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी भी होती हैं दैट दोज पर्सन आर इन टू एवरीथिंग। वो मजे भी कर रहे हैं, हंसी भी कर रहे हैं, मस्ती मजाक भी कर रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं, बाहर जाके दारू भी पी रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं, लेकिन अपने जहाँ पर करियर बनाने की बात आ जाती है, वो इसमें भी एक्सेल कर जाते हैं। क्योंकि दिमाग पर कोई पर्सन किसी चीज़ का लोड कैसे लेता है और लोड आने भी देता है कि नहीं देता है, ये एक्सपीरियंस तो निर्धारित करते ही हैं, लेकिन आपका टेम्पेरामेंट, जो आपकी साइकोलॉजी होती है, कि इंडिविजुअल की खुद की साइकोलॉजी होती है, खुद की विल पावर होती है, खुद की मेंटल स्टेट होती है, वो बहुत ज़्यादा निर्धारित और डिसाइड करता है इस चीज़ को। तो याद रखना, एक्सपीरियंसेस हमेशा आपको पृथ्वी पर हर एक इंसान से, आपका अगर शरीर है ना, तो कोई और शरीर का नाम, चाहे आपका वो कोई और शरीर का नाम जुड़ा हो आपसे, कि आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, दादा हैं, दादी हैं, आपके डीएनए से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो ट्विंस है, आपकी हमशक्ल है, कुछ भी हो, लेकिन एक्सपीरियंसेस हमेशा दो लोगों को अलग ही बनाएंगे। मैंने डिटेल में इसलिए आपको ये चीज़ समझाई इतना ज़्यादा टाइम लगाकर, बिकॉज ये थंब रूल है आपका पर्सनैलिटी को समझने के लिए, कैरेक्टर को समझने के लिए। ठीक है, तो कैरेक्टर बेसिकली एक तो ये हो गया कि दीज आर दोज क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन विच मेक्स हिम और हर डिफरेंट फ्रॉम अदर। इसके अलावा कैरेक्टर को ऐसे भी डिफाइन करा जा सकता है कि कैरेक्टर इज समबडीज नेचर, इट इज नेचर ऑफ समबडी। अब हर एक पर्सन के एक अलग अलग प्रकार का नेचर होता है। कुछ लोग आपने देखे होंगे कि सुबह उठकर दे डू नॉट लाइक टॉकिंग टू एनीवन, उनको दूर रहने दो, उनके कमरे में उनके चाय के कप के साथ और उनके फ़ोन के साथ अकेला छोड़ दो। दे डू नॉट लाइक इंटरेक्टिंग, के सुबह सुबह भाई हमसे सवाल जवाब मत करो। और वहीं पर कुछ लोग होते हैं जो सुबह उठते साथ ही और रात को सोने तक बिल्कुल जॉली नेचर के रहते हैं, बिल्कुल हैप्पी फेस बनाकर आएंगे, स्माइलिंग फेस बनाकर आएंगे, आपको ग्रीट करेंगे, एंड वो कोई एहसान नहीं दिखाते हैं कि हम सोकर उठकर आए। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि पता नहीं कौन सी स्टेट के गवर्नर हो, या फिर यूपीएससी में कौन सी रैंक 1 आ गई हो, या फिर जीवन में पता नहीं क्या महारत हासिल कर ली हो। सुबह सुबह उठकर आएंगे और सूअर जैसी शक्ल बनाते हुए चले आएंगे, है ना, कि हमसे बात मत करो, जैसे पता नहीं कहीं के प्रधानमंत्री हो, और सूअर जैसी शक्ल बनाकर 2 घंटे तक अपने कमरे में बैठे रहेंगे। उसके बाद कैरेक्टर आपकी एक और चीज़ को दिखाता है, डैट इज योर स्ट्रॉन्ग पर्सनल क्वालिटीज। क्योंकि आपका जो कैरेक्टर है ना,
वो आपकी पर्सनल क्वालिटीज के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि अभी हमने बोला दीज आर दोज क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन विच मेक्स हिम और हर डिफरेंट फ्रॉम अदर। एंड मैंने ये भी बोला कि एक्सपीरियंसेस जो हैं ये आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग को करते चले जाएंगे, आपकी जो क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको और निखारते चले जाएंगे। तो जब हर एक पर्सन की पर्सनैलिटी, हर एक पर्सन का कैरेक्टर इस पृथ्वी पर रह रहे दूसरे इंसानों से भिन्न है, अलग है, तो वो क्वालिटीज या वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक पर्सन के साथ जब एसोसिएटेड होती हैं तो वो उसकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनल क्वालिटीज बन जाती हैं। दोस्तों याद रखना, मतलब वो उनके नेचर का, वो उनके बिहेवियर का एक पुख्ता सबूत बन जाती हैं कि इस पर्सन का नेचर ऐसा है। और अगर आपको इस चीज़ को डिकोड करना है कि इस पर्सन का नेचर कैसा है, तो आप ये जान सकते हो कि उस पर्सन की जो स्ट्रॉन्ग पर्सनल क्वालिटीज है वो इसी प्रकार से है। ये पर्सन कम बात करता है, ये लड़की चिड़चिड़ी रहती है ज़्यादातर टाइम, ये लड़का या लड़की सुबह सुबह जब उठकर आते हैं तो इनसे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि सुअर जैसी शक्ल बनाकर निकलते हैं हर कमरे से। ये दे डू नॉट लाइक टॉकिंग टू एनीवन। या फिर ये अंकल जो गली में रहते हैं बड़े जॉली नेचर के हैं, ये बच्चों को कभी नहीं डांटते हैं दूसरे बुड्ढों की तरह। तो हर किसी को जब आप ये टैग देते हो ना कि यार ये सुअर शक्ल का, वो जॉली नेचर का, ये चिड़चिड़ा है, ये हंसमुख है, तो आप जान गए हो कि उनकी कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग पर्सनल क्वालिटीज हैं, क्योंकि उनका नेचर ऑफ बिहेविंग आपके साथ या दूसरों के साथ साफ तरीके से झलकता है। क्योंकि साइकोलॉजी ये कहती है आप जैसे अंदर से होते हो ना, अगर उसका पुख्ता सबूत किसी को पता लगाना है, भले कोई पर्सन मनोवैज्ञानिक ना भी हो, तो आप या समाज के लोग एक चीज को देखते हैं सामने वाले के, वो है उसका बिहेवियर, वो है उसका बिहेवियर। अब कुछ लोग हैं, जैसे कुछ टीचर्स को आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, दे टीच यू इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैनर। अब उनके डिसिप्लिन में होने की वजह से एक बच्चे के अंदर भी डर आ जाता है कि इससे डाउट पूछो कि ना पूछो, डांट तो नहीं पड़ जाएगी कहीं। उनका फिक्स एक वो रहता है कि एक शेड्यूल है, ये चीज़ें हैं, इसके इस कॉन्टेक्स्ट या इस पेज के अंदर इतनी ही बातें करनी है, इससे ज़्यादा नहीं समझाना है, इससे कम नहीं समझाना है। और भाई प्रोफेशनल रखना है इस रिलेशनशिप को स्टूडेंट टीचर के। हमने पढ़ाया, बच्चे की फीस आ जानी चाहिए और ये चीज़ खत्म। आपने बचपन से लेकर ट्यूशन टीचर हो, स्कूल के टीचर हो, कोई कोचिंग क्लासेस हो, आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा। और वहीं पर कुछ टीचर्स ऐसे होंगे आपको जो मिलेंगे जो आपके दोस्त की तरह होंगे, कि आप उनसे पढ़ाई के अलावा भी, पढ़ाई आपसे अगर नहीं हो पा रही है, आपके जीवन में कुछ कर्मकांड चल रहे हैं, तो आप उनको भी डिस्कस कर सकते हो उनके साथ। तो हर किसी पर्सन का एक बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही तो आप उससे फ्रैंक होगे या फिर डर कर बात करोगे। आपको कैसे समझ में आ जाता है कि कोई एक टीचर है, उससे हम अपनी पर्सनल बातें, लाइफ की जुड़ी हुई, घर परिवार की जुड़ी हुई कर सकते हैं? बिकॉज दैट पर्सन इज गिविंग यू हिंट्स फ्रॉम हिज और हर बिहेवियर। और वहीं पर कुछ लोगों के बारे में हमको कैसे समझ में आ जाता है कि नहीं भाई, इससे तो यार एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप ही मेंटेन करना पड़ेगा, ये हर बातें डिस्कस करने लायक नहीं है, बिकॉज वो पर्सन हमें इतना हिंट नहीं देते हैं या फिर इतना स्पेस नहीं देते हैं, इतनी लिफ्ट नहीं देते हैं हमें, अगेन थ्रू बिहेवियर। ऐसे कर कर हमारे जीवन में लाइक माइंडेड जो लोग होते हैं ना, ऐसे कर कर वो हमें मिलते हैं, और इसी के बेसिस पर हम दूसरों को और दूसरे हमें ये जज कर पाते हैं कि इनके साथ हमें एक यूनाइटेड बॉन्ड रखना है कि नहीं रखना है, चाहे वो दोस्ती यारी का हो, रिश्तेदारी का हो, किसी भी चीज़ का हो। अब कहने को आपका परिवार डीएनए होता है, आपका पूरा परिवार, चाहे कोई पास का डीएनए हो चाहे दूर का हो, खून के रिश्ते आपके बहुत सारे होते हैं अपार्ट फ्रॉम मम्मी पापा एंड सगे भाई बहन के अलावा। जब आपका परिवार एक्सपेंड होता है, इनके दायरे से बाहर निकलता है, लेकिन क्या सबका बिहेवियर आपको समझ में आता है क्या हर टाइम पर? क्या सब लोग आपके साथ एक जैसा बिहेव करते हैं क्या? बहुत सारे ऐसे खूसट रिश्तेदार, ऐसी खूसट बुआ, चाचियाँ, चाचा, ताऊ जी या उनके बच्चे, आपके कजिन्स ऐसे भी होंगे कि आप नहीं चाहते कि किसी फंक्शन पर आप उनसे मिलो, क्योंकि आपका मूड खराब हो जाएगा उनका चेहरा देखकर। ठीक है, अब यहां पर एक वर्ड और आया है हमारे सामने कैरेक्टर और पर्सनैलिटी के अलावा, डैट इज डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन का मतलब होता है एक पर्सन का, कोई भी एक पर्सन है, उसका जो एक यूजुअल वे है ना,
एक यूजुअल वे जो है ऑफ फीलिंग या फिर बिहेविंग, जिसके बारे में अभी हम बात करते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा था कैरेक्टर और डिस्पोजिशन टर्म के बीच में ना बहुत थिन लाइन है, एक ही मतलब होता है, तभी तो राइटर ने यहाँ पर और लगा रखा है बीच में। लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा अलग हटकर बता रहा हूँ डिस्पोजिशन का मीनिंग, थोड़ा सा अलग हटकर विद रिस्पेक्ट टू कैरेक्टर। कि डिस्पोजिशन शब्द में दोस्तों ये चीज़ आती है, इसका मीनिंग ये कहता है कि इट इज़ अ पर्सनस यूजुअल वे ऑफ फीलिंग एंड बिहेविंग। जैसे जो आप जज कर पा रहे थे ना लोगों को कि सुबह उठकर इसकी शक्ल ऐसे बट रखी रहती है, सुबह उठकर ये जॉली नेचर का है, या फिर ये फुल टाइम जॉली नेचर के रहते हैं, इन पर्सन का नेचर हंसी मजाक करने का है, इसका सीरियस रहने का है, इसके चेहरे से कभी स्माइल भी नहीं निकलती है। तो वो उनका यूजुअल वे है बिहेव करने का या चीज़ों को फील करने का। और डिस्पोजिशन को आप 4 वर्ड से समझ सकते हो। ये जो वर्ड है डिस्पोजिशन, आप इसको कैसे भी करके यूज़ कर सकते हो अपने सिलेबस, अपने कोर्स के अंदर विद रिस्पेक्ट टू एथिक्स या फिर साइकोलॉजी जब आप पढ़ो। आप डिस्पोजिशन को कैरेक्टर भी कह सकते हो और कैरेक्टर को भी डिस्पोजिशन कह सकते हो, एक ही बात है। आप डिस्पोजिशन को, क्योंकि हम कैरेक्टर को पर्सनैलिटी कह रहे थे, तो आप डिस्पोजिशन को भी पर्सनैलिटी कह सकते हो। उसके बाद इसके लिए आप तीसरी टर्म जो यूज़ कर सकते हो डैट इज टेम्पेरामेंट। टेम्पेरामेंट का मतलब होता है, अगेन इन सब का मतलब यही है, बेसिक नेचर। और एक टेम्पेरामेंट से ही निकला हुआ एक वर्ड या उसके साथ एसोसिएटेड एक वर्ड टेम्पर, आप ये यूज़ कर सकते हो। अब डिस्पोजिशंस जो होती हैं, यानी कि जो आपका यूजुअल वे है ना किसी भी चीज़ को फील करने का या बिहेव करने का, जो उसका मीनिंग मैंने अभी आपको बताया, ये गाइड किससे होती हैं? डिस्पोजिशंस आर गाइडेड बाय, मतलब अगर आपके अंदर कोई फीलिंग है या आपका कोई नेचर है कि डैट यू विल बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर, उसके पीछे गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं आपके बिलीफ्स, आपके सोच विचार और आपका एटीट्यूड, किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन को अप्रोच करने का तरीका। ठीक है, तो डिस्पोजिशंस आर गाइडेड बाय बिलीफ्स एंड एटीट्यूड्स। और ये बिलीफ्स एंड एटीट्यूड्स रिलेटेड होती है, मतलब ये बिलीफ्स एंड एटीट्यूड्स को बिल्ड करवाने का काम जो कहीं ना कहीं होता है वो वैल्यूज से जुड़ा रहता है। इसलिए अब जो मैं कुछ नाम लेने जा रहा हूं, आप उसको देखोगे कि किसी पर्सन के अंदर उनके, जो मैं वैल्यूज के कुछ नाम लिखने जा रहा हूं जिसके बेसिस पर पर्सन के बिलीफ्स एंड एटीट्यूड डेवलप होंगे, तो वो ज़रूरी नहीं कि सबके होंगे। जैसे कुछ नाम मैं आपको क्लियर करता हूं पहले, तब आपको समझ में आएगा। लाइक केयरिंग, क्या केयरिंग का नेचर हर किसी का है? हर कोई किसी की केयर को फील कर पाता है क्या, या केयर दे पाता है क्या किसी को? नहीं, लेकिन कुछ लोग दे पाते हैं। फेयर तरीके से बिहेव करना किसी भी सिचुएशन के अंदर, फेयरनेस, या फिर आप कह लो ऑनेस्टी शो करना, या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभानी है वो, या फिर अगर आप कुछ सामाजिक प्रिंसिपल्स को मानते हो या नहीं मानते हो, लाइक सोशल जस्टिस, समाज में न्याय सबको मिलना चाहिए। अब आप देखोगे कि इन टॉपिक्स के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे छोड़ना यार, हमारा लफड़ा थोड़ी ना यार, हमारी वजह से दिक्कतें थोड़ी ना है, ये तो दूसरों की प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करेंगे। तो वो उनका जो नेचर होता है ना, वो बड़ा ठोस और कठोर किस्म का होता है कि उनको दूसरों के आंसुओं से, दूसरों के दर्द से, दुख से कोई मतलब नहीं है, वो अपने ही सोच के चलते हैं। अब इसको तो आप सोशल सिचुएशंस के अंदर तो छोड़ लो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हुए लोगों को देख लो, एथिक्स की तैयारी कर रहे होंगे। एथिक्स एज अ सब्जेक्ट आपको क्या सिखाता है? मैं मानता हूं कि हर चीज़ को पढ़ना हमारा मकसद यही है कि एग्ज़ाम निकल जाए, लेकिन जब तक आप रियल लाइफ में एथिकल नहीं होगे तो एग्ज़ाम निकालने के बाद भी आपकी बुराइयां ही होंगी, या कहीं ना कहीं आप पकड़े जाओगे, या फिर आप एक अच्छे भाई, अच्छे हस्बैंड, अच्छी किसी के वाइफ, अच्छी किसी की बहन नहीं बन सकते। और जीवन में प्रेस्टीज, पावर एंड पोजीशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके रिश्ते जो आपने लेकर चले थे अपने जीवन में, उसको आप किस तरीके से निभाते हुए आ रहे हो। क्योंकि याद रखना, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी तो बोलती है, लेकिन एक जर्नल बात, इतनी तो बुद्धि आप सबके अंदर है कि इतनी बात तो आप समझोगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ, कि याद रखना
जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आप अकेले रह गए ना, तो आप रोज मरोगे अपनी असली मौत के आने से पहले। आपकी रोज चिता चलेगी अंदर से। आपके पास हो सकता है बेशुमार धन दौलत हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर आप जीवन में अकेले रह गए ना, या जब आप बिल्कुल टॉप ऊंचाई पर चढ़ गए किसी लेडर पर, लेकिन आपका साथ देने वाला, आपके लिए तालियां बजाने वाला कोई भी नहीं बचा है, या आपकी खुशी में कोई खुशी में शामिल होने के लिए नहीं बचा है, तो यानी कि आपने जीवन में सब कुछ कमाया लेकिन इंसान नहीं कमा पाया आप। और इसलिए बायोलॉजी के अलावा सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि इंसान जो है वो बायोलॉजिकल एंटिटी के अलावा एक सोशल बीइंग है। बिना लोगों को साथ चले आपका जीवन मीनिंगलेस है। और ऐसे लेडर पर बढ़ने के बाद वहां पर जब आप अपनी सक्सेस को रिव्यू करोगे, तो आप वहां पर सिर्फ अकेले खड़े रहोगे, आपको अपना कहने वाला कोई भी नजर नहीं आएगा आपको जीवन में। और वहीं पर अगर आपने इंसान कमाए होंगे, अगर अपने जीवन में धन कमाने से ज़्यादा, या धन कमाने के साथ साथ इंसानों को लेकर चलोगे, तो उससे फ़ायदा क्या रहेगा? जब मुश्किल वाली घड़ियाँ आएंगी आपके जीवन में, तो कहते हैं ना कि दुख बांटने से दुख आधा हो जाता है, हल्का हो जाता है, पूरा ख़त्म ही हो जाता है किसी के एक अच्छे सजेशन की वजह से। तो वो सजेशन देने के लिए लोग भी तो आपके पास आपके जीवन में होने चाहिए। जब डर डर के यार कोई आपसे बात करेगा, या फिर आपकी पीठ पीछे आपकी बुराइयाँ ही चल रही होंगी, तो कौन ही आपको अपना मानेगा, और कौन ही आपको अच्छे कोई ओपिनियन देना पसंद करेगा? आप जिसके जीवन में पर्टिकुलर तरीके से काम नहीं आए कभी, तो कोई बात नहीं, आज उनका बुरा वक्त है, किसी दिन आपका आएगा। और जिस दिन आप टूट, उनके पास तो चलो बुरे वक्त में संभालने के लिए उनको कोई ना कोई होगा ऐसे व्यक्ति को, लेकिन आप जब अपना सोच के चलोगे अपने सिर्फ कि सब कुछ हमारा होना चाहिए, तो आप टूट जाओगे, बेकार जाओगे। फिर नोट की गड्डियाँ और सोने की ईंटें खा लेना फिर आप, वो अगर बचा सकें आपको जीवन की मुश्किल घड़ियों से, मानसिक तनाव से, या अकेलेपन से। ये सब्जेक्ट के अंदर ये सब जो बातें ये हम सीखेंगे कि स्टडीज इन सब चीज़ों के ऊपर आती हैं। मैं यहाँ पर कोई ज्ञानबाजी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज बट दिस सब्जेक्ट इज मोर अबाउट फिलोसफिकल नेचर। यहाँ पर चीज़ों को गहराइयों से हमें जानना पड़ता है। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था कि डिस्पोजिशंस आर गाइडेड बाय एटीट्यूड्स, बिलीव्स, ठीक है, विच आर रिलेटेड टू योर वैल्यूज सच एज केयरिंग, फेयरनेस, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल जस्टिस। तो आप इसको एग्जाम्पल में ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, और रियल लाइफ में भी आप देख सकते हो कि यूपीएससी में हमारा सब्जेक्ट है एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जो कि हमें एथिकल रहना और एथिकल वैल्यूज़ को होल्ड करना सिखाता है। अब वहीं पर कुछ लोगों का रवैया क्या रहता है कि अपने नोट्स छुपा लेना किसी और से, अपनी स्ट्रैटेजी रिवील नहीं करना, किसी को राइट गाइडेंस नहीं देना, किसी को मिसगाइड कर देना। तो ऐसा पर्सन अगर सिलेक्ट हो भी गया तो उसके सिलेक्शन का क्या मतलब है? और वहीं पर आप कोई ना कोई लोगों को मिसगाइड करके या उनसे कोई चीज़ें छुपा कर या ना बताकर, तो आप किस प्रकार के पर्सन हो या आपका कैरेक्टर कैसा है, ये तो खुद ही शो हो जाता है ना अपने आप ही। ये बताता है हमें एथिकोस टर्म। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई? बताओ आगे बढ़ूं मैं, मयूर और रिया? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता कि इन चारों टर्म्स में, ये चारों टर्म्स को समझना इंपॉर्टेंट है। देखो, टर्म्स के ऊपर मैं इसलिए फोकस करता हूँ मयूर, रिया, मेरा कोई मकसद नहीं है आपका या किसी का भी टाइम वेस्ट करवाने का। मैंने आपको क्या बताया, ये सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से अलग है। इट इज़ नॉट अबाउट जनरल स्टडीज़ या फिर जनरल नॉलेज। यहाँ पर कोई आपको गौतम बुद्धा की, बुद्धिज़्म की हिस्ट्री, या मॉडर्न एम्पायर, या इकोनॉमिक्स के, मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर, ये सब नहीं मिलने वाले यहाँ पर। ये पेपर रखा ही इसलिए गया है बिकॉज आपको ये टर्म्स को समझकर इसको अप्लाई करना आना चाहिए विद इनफ एग्जाम्पल्स। और 2 एग्जाम्पल तो मैंने आपको बताया था, वो यूज़ करने आपको आना चाहिए, एक दुनिया के लेवल पर, एक पर्सनल लाइफ के लेवल पर। ठीक है, तो अभी क्योंकि ये टर्म्स पहले बार आपके सामने आ रही हैं, इसलिए इनको डिटेल में डिकोड करना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो आगे बढ़ते हैं। एट इट्स सिंपलेस्ट लेवल, एथिक्स जो है, एथिक्स एक सिस्टम माना जाता है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ थिंकिंग। और मैंने आपको बताया था शुरू की क्लासेस में, जब मैंने एक क्लास ली थी आपकी, एथिक्स मॉरलिटी से या मॉरल प्रिंसिपल से या मॉरल वैल्यू से अलग कैसे हैं। तो एथिक्स जो है कहीं ना कहीं वो अलग कैसे हैं, वो डिबेट तो चलो बात की बात है, लेकिन एथिक्स के अंदर भी मॉरल प्रिंसिपल्स जो हैं वो उसके बेस का काम करते हैं, राइट? क्योंकि मोरालिटी इज अबाउट राइट,
या फिर रॉन्ग, है ना। मोरालिटी इज अबाउट राइट या फिर रॉन्ग, गुड या फिर बैड, फेयर या फिर अनफेयर। एथिक्स भी इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ही तो जुड़ा हुआ चीज़ें हैं। एथिक्स के अंदर भी जो चीज़ें वो इन्हीं सब से जुड़ी हुई तो चीज़ें हैं, राइट या फिर रॉन्ग, गुड या फिर बैड, फेयर या फिर अनफेयर। बस डिफरेंस क्या है वो आप पहले ही सीख चुके हो। मोरालिटी सब्जेक्टिव नेचर की होती है, एथिक्स को हम लोग यूनिवर्सल वैल्यूज मानते हैं, यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स मानते हैं। तो एथिक्स इज द इन्वेस्टिगेटिव स्टडी ऑफ, मतलब ये पता लगाना कि राइट सिचुएशन में, राइट कॉन्टेक्स्ट में मेरे लिए व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, मेरे को क्या करना चाहिए जो सही हो मेरे लिए। एथिक्स आपको अफेक्ट करते हैं, लोगों को अफेक्ट करते हैं कि आप अपने जीवन में विभिन्न सिचुएशन, विभिन्न परिस्थितियों में डिसीजंस क्या लेते हो, जिसके बेसिस पर आपकी ज़िंदगी आगे चलती है या चलने वाली है। आपका आज का लिया हुआ कोई एक जो डिसीजन होगा, आपका कोई आज लिया हुआ कोई एक दृढ़ संकल्प होगा, वही आपके जीवन को या फिर कुछ जीवन के कुछ टाइम को, आने वाले वक्त को डिसाइड करेगा, है ना, डिटरमाइन करेगा। तो एथिक्स हम कह सकते हैं, एथिक्स इज द सिस्टम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स। डिफरेंस मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, बस डिफरेंस यही है, एथिक्स मोरालिटी ही है, मॉरल प्रिंसिपल्स के बारे में ही बात करना है। बस डिफरेंस ये है कि हम उसे मोरालिटी, फिर एथिक्स नाम क्यों हटाकर या मोरालिटी क्यों नहीं रख देते हैं, या मॉरल शब्द को गायब कर कर एथिक्स ही क्यों नहीं कह देते हैं। बिकॉज वन थिंग इज सब्जेक्टिव, वन थिंग इज यूनिवर्सल। एथिक्स यूनिवर्सल है, मॉरल प्रिंसिपल्स पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन, बंदे या बंदी के खुद के रूल्स के अकॉर्डिंग वो सिचुएशन टू सिचुएशन पर्सन अपनी मोरालिटी को चेंज करता रहता है। लेकिन एथिक्स ये बताते हैं कि इस वक्त परिस्थिति कुछ भी हो और किसी भी इंसान के बारे में बात हो, एथिक्स हमेशा फिक्स्ड, निर्धारित और सेम ही रहेंगे। तो एथिक्स हमें एक सिस्टम है मॉरल प्रिंसिपल्स का, जो कि हमें हेल्प करता है इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, फेयर क्या है, अनफेयर क्या है। तो एथिक्स एक प्रकार से इंसान जो अपने जीवन को चलाते हैं, रोज़मर्रा के जीवन में जिस प्रकार से बिहेव करते हैं, अपने जीवन को वो चला रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए, इंसान के जीवन के हर एक पहलू के लिए वो एक गाइडिंग लाइट का काम करते हैं एथिक्स। ठीक है। अब ये देखा गया है हमेशा एथिक्स पढ़ने वालों के द्वारा, साइकोलॉजी पढ़ने वाले के द्वारा, जो भी ये थ्योरिस्ट होते हैं, ठीक है, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्होंने ये देखा है अगर इंसानी रवैये के अंदर और इंसान के व्यवहार, बर्ताव और स्वभाव के अंदर अगर किसी भी प्रकार का कभी भी कोई परिवर्तन आता है ना, और वो परिवर्तन मान लो कि इंसान के जीवन में तब आया जब एथिकल प्रिंसिपल्स उसके जीवन में अप्लाई होने लगे। यानी कि अभी तक पर्सन जो है वो बहुत बुरा था, उसको दूसरों के दुख दर्द से कुछ लेना देना नहीं था, वो पर्सन सिर्फ हमेशा अपने बारे में ही सोचता था, दूसरे जाए भाड़ में, है ना। अगर उसका रवैया अभी तक ऐसा था, लेकिन एथिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के बाद अपने जीवन में उस इंसान के व्यवहार, स्वभाव, बर्ताव और रवैये के अंदर अगर किसी भी प्रकार का कोई चेंज आता है, और ऐसा चेंज अगर हर एक इंसान के जीवन में आने लगे, तो एक्सपर्ट्स हमें ये बोलते हैं, थ्योरिस्ट हमें ये बोलते हैं, एथिक्स को और मनोविज्ञान को पढ़ने वाले, कि समाज में अगर सब लोग अपने व्यवहार को एथिकल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग गाइड करने लगे ना, तो इससे हम एक ह्यूमेन सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं, जहाँ पर हर एक व्यक्ति शांति व्यवस्था के साथ और भाईचारे के साथ बिल्कुल पीसफुली रह सकेगा। अब ये ह्यूमेन वर्ड क्या होता है? ह्यूमेन वर्ड दोस्तों होता है जब आप ना शो करते हो, दिखाते हो काइंडनेस या किसी ना किसी प्रकार की केयर, और उसके साथ जुड़ी हुई एक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। स्पेशली टूवर्ड्स अ पर्सन, या नंबर ऑफ पर्सन, एंड इवन इन फैक्ट टूवर्ड्स एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट। आप इनके प्रति जब भी कोई काइंडनेस, केयर या अंडरस्टैंडिंग शो करते हो, जब भी कोई पर्सन, इंसान या एनवायरनमेंट, स्पेशली अगर हम यहाँ पर चलो लोगों की बात करने, अगर जो सामने वाले व्यक्ति सफ़र कर रहा है, उसकी सफरिंग के प्रति आपको एक
काइंडनेस, दया भावना, केयर और सिंसियर बिहेवियर, एक अंडरस्टैंडिंग शो कर रहे हो, तो यानी कि आपका नेचर ह्यूमेन है। अब ह्यूमेन सोसाइटी क्या होगी? ह्यूमेन सोसाइटी एक ऐसे समाज को हम कहेंगे जहाँ पर समाज का हर एक व्यक्ति, उसके अंदर रहने वाले जो लोग हैं, वो दूसरे इंसानों के प्रति इसी प्रकार की अच्छी भावना, काइंडनेस, दया भावना, एक कंपैशन कि नीडी पर्सन की या जो पर्सन सफ़र कर रहा है उनकी हमें मदद करनी है अपने स्वार्थ को त्यागते हुए। और ऐसे समाज के अंदर लाजमी है कि लोग एक दूसरे को एथिकल तरीके से ट्रीट करेंगे, एथिकल तरीके से उनका व्यवहार होगा। देयर विल बी एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ वन पर्सन टुवर्ड्स अनदर पर्सन। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल ऐसा दे सकते हो कि समाज में जब भी कोई आपको ऐसी लाइन लाइन आने लग जाए ना कि आजकल की कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के अंदर जो लोगों के अंदर जो ह्यूमेन भावना है या जो एथिक्स है वो खोने लगे हैं कहीं ना कहीं, तो आप इसका एक एग्जांपल ऐसा लिख सकते हो। जैसे एक आपको यूनिक एग्जांपल मैं बता देता हूँ जो कि रियलिस्टिक भी है काफ़ी ज़्यादा, कि 2020-21 में लोगों को नहीं पता था कि एक महामारी आ जाएगी कोविड-19 नाम की। अब बहुत सारे लोग जो हैं उनके लिए अपने जीवन को बचाना, लाइफ को सेव करना, अपने और अपने परिवार वालों के जीवन को बचाना बहुत ज़रूरी हो गया था। लोग लेकिन एक चीज़ से जूझ रहे थे और वो है इनकम। लोगों के पास जॉब्स नहीं बची थी। बहुत सारे लोग दुखी थे कि दे हैव लॉस्ट देयर नियर एंड डियर वंस। बहुत सारे लोगों की ईएमआईज चल रही थी, उनको घर का किराया देना था। अब यहाँ पर हम किराए के एग्जाम्पल को पकड़कर अगर एक ह्यूमन सोसाइटी के एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो किराए में या किराए वाले घर में दो व्यक्ति होते हैं, एक लैंडलॉर्ड और दूसरा टेनेंट, किराएदार और मकान मालिक। अब अगर किसी ऐसी विपरीत परिस्थिति के अंदर किराएदार से बोला जाता है मकान मालिक के द्वारा कि हमें किराया दो, अब सामने आपको सिचुएशन दिख रही है कि पर्सन के पास घर से बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं है, सरकारी अधिकारी डंडे मारेंगे, जॉब चली गई है, अपने किसी परिजनों को खोने का उनको डर है, या हो सकता है कि खबर मिल गई हो कि ये रिश्तेदार नहीं रहे और पर्सन जा भी नहीं पाया बॉर्डर को क्रॉस कर किसी और स्टेट में उनसे मिलने, क्योंकि इट वॉज नॉट अलाउड, लॉकडाउन की परिस्थिति चल रही थी। और वहीं पर कोई लैंडलॉर्ड ऐसा हो कि जो अपने टेनेंट को बोल दे कि कोई बात नहीं भाई साहब, जब ये सब चीज़ें निपट जाएंगी तब आप आराम से किराया दे देना, अभी आप किराए का 1% लोड मत लो, आप बस आराम से रहो, कोई दिक्कत हो आप बल्कि हमसे बोल देना, कोई पैसों की दिक्कत हो, कोई परेशानी हो आप हमसे बोल देना, अभी आप भूल जाओ, ये घर बिल्कुल आपका है, आराम से आप रहो। मैं जानता हूँ कि आप जो सुन रहे होगे इस चीज़ को, ऐसे लोग आप कहोगे कि कहीं मिलते हैं, किसने ही बोला होगा, लेकिन बहुत सारी न्यूज़ ऐसी भी आई थी, बहुत सारी तो नहीं, कुछ न्यूज़ ऐसी भी आई थी जहाँ पर मकान मालिकों ने किराएदारों के किराए को माफ़ कर दिया था उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, उनकी सिचुएशन, परिस्थिति को, उनकी सफरिंग को देखते हुए। अब अगर ऐसे सब लोग ने ही बिहेव करा होता तो हमारी सोसाइटी का कुछ एक अलग ही नेचर नहीं होता क्या? हम अपनी सोसाइटी को फिर क्या एक ह्यूमन सोसाइटी नहीं कह पाते, जहाँ पर हर एक पर्सन एक दूसरे के प्रति काइंडनेस, कंपैशन, एथिकल ट्रीटमेंट शो करता? लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो और ऐसा होता भी नहीं है। और अगर किसी मकान मालिक ने किसी किराएदार के किराए को माफ़ नहीं करा तो ये कोई मतलब शॉकिंग बात नहीं है, कोई शौक खाने वाली बात नहीं है। हम जानते हैं कि इंसानी रवैया किस तरीके से भारत के अंदर या दुनिया के कोनों के अंदर काम करता है कि इंसान स्वार्थी होता है, उसको सिर्फ अपने से मतलब है। तो जब आप अगर इसी लाइन को पकड़ लो और आप यहाँ पर ये लिख दो कि इंसान का जो बिहेवियर है या उसके जो एक्शन है, जब वो एथिकल प्रिंसिपल्स पर गाइड नहीं होते हैं, तो ह्यूमन सोसाइटी का जो मकसद है या ह्यूमन सोसाइटी को बनाने का जो सपना है वो कभी आ ही नहीं सकता प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस में, और जहाँ पर कोई भी इंसान पीस और हारमनी में फिर रह नहीं पाएगा। अब पीस हारमनी में कैसे नहीं रह पाएगा? अगर कोई लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट से ये बोलते हैं ऐसी परिस्थिति के अंदर कि भाई साहब आप किराया बाद में दे देना, अपने घर समझ के रहो, कोई दिक्कत हो तो हमें बताना, आप 1% भी टेंशन मत लो, आप अपना ख्याल रखिए, भाभी जी का ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो हर कोई पीसफुल तरीके से रहेगा, हारमनी से रहेगा।
और इज्जत बढ़ेगी। बल्कि कल को अगर इससे कोई ज़रूरत हुई तो ऐसा बंदा, जब इसके पास सिचुएशन बहुत गंभीर थी जीवन में, इसने इसकी मदद करी, तो ये तो पूरी ज़िंदगी इसका कर्जदार रहेगा अच्छे नेचर के प्रति, कि इसको अगर कोई भी दिक्कत होगी तो ये तो आधी रात को खड़ा हुआ है फिर तो ये बंदा। और वहीं पर आप एथिक्स को गायब करके समाज के अंदर पीस और हार्मनी की व्यवस्था को कैसे बिगाड़ सकते हो? यहाँ पर तू मैं चलेगी, कोई लोग पुलिस वालों को बुलाएंगे, उन्होंने हमारे इतने टाइम का किराया नहीं दिया, कोर्ट केसेस होंगे। ये सब जब चीज़ें होंगी तो इससे समाज के अंदर या शांति व्यवस्था कैसे आएगी? पीसफुल सोसाइटी या हारमोनियस सोसाइटी वो कैसी बनेगी? अराजकता तो फैलेगी। और फिर कुछ लोग ये भी है कि बात जब उनके जीवन पर आ गई और मकान मालिक बदतमीजी करने लगा, तो खबरें ऐसी भी आई थी कि फिर मकान मालिकों का मर्डर भी हो गया। या जो घर पे लोग, जिनके लोग कर्जा मांगने आते थे, अब उनके पास काम धंधा नहीं रहा, उनको EMI चुकानी थी, बैंक वाले बदतमीजी करने आए, पेटे हैं वो दरवाजे पर आकर। अब आप पेटे हो, फिर आप जाके कहोगे कि पैसा तो आपको देना है, फिर वो कोर्ट केस करेंगे, आप यहाँ से पुलिस बुलाओगे, कोर्ट के अंदर केसेस पाइल अप होंगे। तो अल्टीमेटली अफेक्ट तो उससे सोसाइटी ही हो रही है ना। अगर हर कोई एथिकल तरीके से बिहेव करना सीख जाए, बात खत्म। समाज के अंदर हमें फिर पुलिस, जुडिशरी, कानूनी कार्रवाई की, इन सब चीज़ों की नीड जो पड़ेगी वो एज अ लास्ट रिजॉर्ट पड़ेगी, कि जब सारे रास्ते बंद हो गए हैं। लेकिन इंसानों का कंडक्ट, उनका बिहेवियर, उनके एक्शन जब एथिकल प्रिंसिपल्स पर गाइड होने लग जाएंगे, जब सब कुछ ऑटोमेटिकली तरीके से, पीसफुल तरीके से चलेगा, जैसे हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं ना, फ्री हैंड ऑफ मार्केट मैकेनिज्म, के डिमांड सप्लाई इंडिविजुअल्स की खुद मैच हो जाने दो, अपने आप प्राइस निकल कर आ जाएगा एक प्रोडक्ट का। सरकार या स्टेट के इंटरवेंशन की नीड ही नहीं है ऐसी इकोनॉमी के अंदर। सिमिलरली ऐसी सोसाइटी के अंदर जहाँ पर एथिकल प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे हैं, ह्यूमन सोसाइटी का सपना नहीं रहेगा, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और ऐसा समाज पीस और हारमोनियस बेसिस पर सोशल रिलेशनशिप्स को निर्धारित करेगा लोगों के। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? मयूर, रिया, कोई दिक्कत? बताओ। पक्का सारे डाउट क्लियर? आगे बढ़ो। ठीक है, अगला पैराग्राफ दोस्तों हमें ये बता रहा है कि वेदर और नॉट, देखो एक चीज़ के ऊपर डिबेट है इंटरनेशनल स्टडीज़ में, एथिक्स और साइकोलॉजी के टॉपिक को लेकर, कि क्या कोई ऐसे दुनिया में यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स हैं क्या? अब यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स जैसी कोई जो चीज़ है, आप भी जानते हो, होती नहीं है। यूनिवर्सल लेवल पर तो एथिक्स ही होते हैं, लेकिन क्योंकि एथिक्स को हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में बोल दिया है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स ओनली, क्योंकि एथिक्स हो चाहे मॉरलिटी हो, वहाँ पर राइट रॉन्ग, गुड बैड, फेयर अनफेयर के बारे में बातें हो रही हैं। इसलिए यहाँ पर राइटर हमें ऐसी लाइन दे रहे हैं कि क्या कुछ ऐसे यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स हो सकते हैं जो कि हर सिचुएशन में हर एक व्यक्ति के ऊपर अप्लाई करे जा सकें, इररिस्पेक्टिव ऑफ अ पर्सन या सर्कमस्टांस। ये एक मैटर ऑफ डिबेट है जिसके ऊपर फिलोसफर्स जो हैं प्राचीन इतिहास से लेकर आज तक लड़ रहे हैं, मतलब डिबेट चल रही है उनके बीच में। और ये वाली डिबेट शुरू हुई थी एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स के टाइम से, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, जिसके बारे में हम PSI और ऑप्शनल में पढ़ते हैं। तो क्या कुछ ऐसे यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स हो सकते हैं क्या, कि जो कि हर किसी के ऊपर अप्लाई हों? ठीक है, इंसान की परिस्थितियां चाहे बदलें, चाहे इंसान बदलें, लेकिन फिर भी वो यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स जो हैं वो स्टेबल हों, हर जगह अप्लाई हो सके। ये एक मैटर ऑफ डिबेट है। हर एक सोसाइटी ने कोशिश करी है पास्ट में कि कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ गुड या एक्सेप्टेबल ह्यूमन कंडक्ट, पास्ट में उसको कोडिफाई करने की कोशिश करी है हर एक समाज के लोगों ने। हर एक समाज के साथ जुड़े हुए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं ना, कि उस समाज के नज़रों में वो चीज़ें एथिकल हैं कि अनएथिकल हैं, अच्छी हैं कि बुरी हैं, है ना। तो हर एक समाज ने कोशिश करी है बहुत सारे बिहेवियर को, बहुत सारे एक्शंस को कोडिफाई करने की। अब कोडिफाई करने का दोस्तों मतलब ये होता है कि जब भी आप अरेंज करने की कोशिश करते हो ना, ध्यान से समझना इस चीज़ को, जब भी आप किसी चीज़ को अरेंज करने की कोशिश करते हो ना, जैसे लॉज को, रूल्स को, ठीक है, इनटू अ सिस्टम, इनटू अ प्रॉपर सिस्टम, तो आप कहोगे सर ये लॉज रूल्स तो लिखे होते हैं ना,
मैं यही बात कर रहा हूँ कि कोडिफिकेशन जो है वो लिखने से पहले की स्थिति, कोडिफिकेशन जो है वो लिखने की बाद की स्थिति होती है। अगर कोई भी चीज़ अनकोडिफाइड है तो वो लॉज रूल जो हैं वो एवं ही हैं सोसाइटी के अंदर, वो ऐसे ही घूम रहे हैं। हो सकता है वो बातूनी तौर पर हो, बोलचाल में हो, वो हो सकता है कल्चरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स की फॉर्म में हो। और नॉर्म्स में तो दोनों चीज़ें आ जाती हैं, मैंने आपको नॉर्म्स की डेफिनेशन पहले क्लियर करवाई थी। रिटन या फिर अनरिटन रूल्स विच एवरी मेंबर ऑफ अ सोसाइटी इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो। अब यहाँ पर दो वर्ड आ गए, रिटन भी है लेकिन अब एक लक फैक्टर भी आ गया, अनरिटन ऑल्सो। अब जो चीज़ अनरिटन है तो वो तो यार एक ऐसी चीज़ हो गई कि ये चीज़ कहीं लिखी नहीं है कि अच्छी है बुरी है, लेकिन समाज मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है। अब ऐसे ही लॉज जो, जिनको हम कहते हैं कि देयर इज कोडिफिकेशन ऑफ लॉज एंड रूल्स, तो बेसिकली हमारा मकसद यही होता है कि ऐसे लॉज एंड रूल्स को प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम के अंदर अरेंज करना है हमें। ठीक है, अब अरेंज कैसे होगा किसी सिस्टम के अंदर? या तो आप इसके लिए एक रिटन फॉर्मेट अपना लो जिसको हम कहते हैं रिटन कोड, लाइक किसी भी देश का संविधान या फिर लेजिस्लेचर के द्वारा पास करा गया कोई भी कानून। या फिर इनके लिए आप एक सेट बना सकते हो, अ सेट ऑफ लीगल स्टैच्यूट्स, लीगल स्टैच्यूट्स। या फिर जिसको आप कहते हो, स्टैच्यूट का मतलब होता है लीगल लॉज एंड लॉज अलॉन्ग विद रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो लीगल होने चाहिए कि मतलब अगर किसी ने उनका उल्लंघन करा है तो उसके लिए प्रावधान, सजा के लिए प्रावधान, उसका टेक्स्ट, जिस टेक्स्ट को आप फिर कोर्ट में दिखा सको कि इस कानून के अकॉर्डिंग इस पर्सन ने इस कानून को ब्रीच करा है इसलिए इसको इसकी सजा मिलेगी। फिर सजा के बारे में भी कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए। हम उस चीज़ को कहते हैं कोडिफिकेशन या कोडिफाई करना किसी भी चीज़ को। तो आज आप समझ गए होंगे कि हर एक लॉ या रूल कोडिफाई हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें समाज के अंदर क्योंकि नॉर्म्स की फॉर्म में भी घूमती हैं, है ना। अब जैसे आप इसी को देख लो, ये चीज़ काफ़ी अनएथिकल है जो कल की क्लास में हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, मैरिटल रेप। ठीक है, मैरिटल रेप एक गलत चीज़ है। अगर किसी भी एक सूझबूझ वाले व्यक्ति से आप पूछोगे तो वो भी यही कहेगा कि हाँ यार, एक वाइफ होने का मतलब ये नहीं है कि तुमने अपनी बीवी को खरीद लिया है और जब मर्जी तुम उससे सेक्स की उम्मीद कर लोगे। उसकी मर्जी है, उसका कंसेंट आना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस क्लास में हमने बहुत ज़्यादा डिबेट करी थी इस चीज़ के ऊपर, है ना। लेकिन भारत के अंदर क्या मैरिटल रेप के ऊपर अगर कोई पर्सन इसको अनएथिकल मान भी रहा है, या फिर आपके घर परिवार के अंदर इतनी लिबर्टी है कि जो बहू है वो इस चीज़ की कंप्लेन कर सकती है आपकी मम्मी से, आपके पापा से, कि आपके बेटे का नेचर बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो ये चीज़ अनएथिकल है। वो अपने एथिक्स और मॉरल प्रिंसिपल्स को बेसिकली जो आपकी गलत हैं वो बता रही है घर परिवार में किसी को, लेकिन कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर हो नहीं सकती है। तो क्या मैरिटल रेप भारत के अंदर क्या कोडिफाई है इसकी सज़ा का प्रावधान? आप क्या कहोगे? अभी नहीं है। लेकिन वहीं पर जो मैंने आपको बताया था, क्या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर लाइक सिंगापुर वगैरह के अंदर जहाँ पर इसके ऊपर कानून है, वहाँ पर आप कहोगे क्या मैरिटल रेप की जो सज़ा है वो कोडिफाइड है या इसकी पीछे जो प्रावधान है वो कोडिफाइड है? बिल्कुल है। तो समझ गए कि कोडिफिकेशन क्यों ज़रूरी होता है। इसलिए राइटर यहाँ पर आपको एक चीज़ बता रहे हैं, हर एक सोसाइटी ने पास में ये कोशिश करी है कि बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं समाज के साथ जुड़े हुए विद रिस्पेक्ट टू गुड या फिर एक्सेप्टेबल बिहेवियर। एक्सेप्टेबल कंडक्ट का मतलब यही है कि बिहेवियर या फिर ह्यूमन कंडक्ट आप इसको कह सकते हो कि इंसान अपने जीवन को कैसे चलाता है, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, उसका रवैया, इसको कोडिफाई करने की कोशिश करी है समाज ने बहुत बार अलग अलग दुनिया के कोनों में। लेकिन बहुत सारे समाज के अंदर आगे चलकर जब उनका नेशन स्टेट की स्थापना हुई, जब वो प्रॉपर तरीके से कंट्री बनी, जब वो आज़ाद हुई बहुत सारी कंट्री, जब उनका संविधान लिखा गया या संविधान पुराना वाला हटकर नया लिखा गया, बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसे प्रिंसिपल्स ऑफ गुड या फिर एक्सेप्टेबल ह्यूमन बिहेवियर के जो कंडक्ट हैं उनको कोडिफाई करने में वो समाज, वो सोसाइटीज़, वो कंट्रीज़, वो उन कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन सक्षम रहा भी है और बहुत सारी जगह पर नहीं भी रहा है। जैसे भारत के अंदर मैरिटल रेप का जो टॉपिक है वो कोडिफाई नहीं हो पाया। बैड या फिर जो अनएक्सेप्टेबल कंडक्ट है उसको हमेशा से हर एक समाज के लोग डिस्करेज करते हैं या उसके लिए पनिशमेंट भी होती है। अब जो धार्मिक व्यूज़ हैं एथिक्स के ऊपर, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि एथिक्स इज नॉट रिलीजन, है ना। ये वाली लाइन पढ़ो, वन कैन बी वेरी एथिकल विदाउट बीइंग रिलीजियस
बट कैनॉट बी रिलीजियस विदाउट बीइंग एथिकल। तो धर्म हमेशा एथिक्स के साथ रिलेट करके ही माना जाता है कि जहां पर धर्म की बात हो आ गई ना, रिलीजन्स हमेशा ऐसे माने जाते हैं कि हर एक रिलीजन्स के धर्म के जो कोर सिद्धांत हैं, हर एक धर्म के साथ जुड़ी हुई जो उनकी जो बुक्स हैं, जैसे कुरान शरीफ, कुरान पाक, या फिर आपकी श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, महाभारत, बाइबल, इन सब के अंदर जो है कहीं ना कहीं एथिक्स की झलक आपको देखने को मिलती है। तो जो रिलीजियस व्यूज़ है एथिक्स के ऊपर, वो ऐसे माने जाते हैं कि वो यूनिवर्सल है। कहने का मतलब ये है इस लाइन का, दुनिया का कोई भी धर्म हो, धर्म अपने आप में एथिकल राह पर लेकर जाने की बात करता है इंसानों को। इसलिए धर्म हमेशा एथिक्स के साथ रिलेट करके पढ़ा जाता है। लेकिन हमने ये चीज़ को क्लियर कर लिया था कि धर्म के सभी टॉपिक्स को आपको एथिक्स नहीं मानना है, क्योंकि अगर आप धर्म का पालन कर ही नहीं रहे हो, आपके मन के अंदर ये कि मैं एथीस्ट हूं, भगवान जैसी चीज़ में मेरा कोई विश्वास नहीं है, तो क्या आप एथिकल नहीं होगे क्या? या वो पर्सन को आप बिल्कुल ये कहोगे कि नहीं, ये पर्सन तो नीच स्वभाव का व्यक्ति है, ये एथिकल हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका धर्म के अंदर यकीन ही नहीं है। अरे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, वो मंदिर मस्जिद जाना प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन सड़क पर कोई कुत्ता मिल जाए तो उसे दूध रोटी डाल देना, कोई गाय भैंस दिख जाए तो उसे जो रात की बची हुई रोटियां हैं वो खिला देना, या गौशाला में जाकर गाय की सेवा करना, अनाथ आश्रम में जाकर दान पुण्य करना, उनका ये काम लगा रहता है। अब वो मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, घंटी बजाना, धूप बत्ती लेकर आरती गाना, उनका मन नहीं लगता इन कामों में, वो नहीं मानते इस चीज़ को। तो क्या वो जो दूसरी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या वो एथिकल नहीं है? क्या है एथिकल? तो यहाँ पर जो रिलीजियस व्यूज़ हैं एथिक्स के ऊपर, कि मतलब धर्म की नज़रों से यही देखा जाता है कि अगर धर्म की जहाँ पर बात आ गई तो धर्म अपने आप में एक एथिकल गाइडलाइंस का ही काम करते हैं, ठीक है। लेकिन वो बात अलग है कि धर्म को आपको एथिक्स को लेकर, धर्म को आपको एथिक्स का डोमेन मानकर नहीं चलना है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जिसको एक फिलोसफर ने दिया था, और उस फिलोसफर का नाम था इमैनुअल कांट, ठीक है। PSIR ऑप्शनल में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और PSIR ऑप्शनल के बहुत सारे थिंकर्स के बारे में मैं आपको एथिक्स के सब्जेक्ट के अंदर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा जिक्र हम कर लेते हैं यहाँ पर इमैनुअल कांट का। तो इमैनुअल कांट ने दोस्तों एक कॉन्सेप्ट दिया था, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, ठीक है। ये कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव के कॉन्सेप्ट को देकर इमैनुअल कांट भाई साहब हमें ये समझाना चाहते थे, ये बताना चाहते थे, जब इन्होंने ये एक तरीके से आइडिया दिया, या फिर आप इनको इसकी फिलॉसफी भी कह सकते हो, कि ये एक ऐसा टेस्ट था जिसको इमैनुअल कांट ने प्रपोज करा कि कोई भी एक्शन या कोई भी एक्ट जब कोई इंडिविजुअल करता है, उसका व्यवहार, उसका रवैया, उसका स्वभाव, कोई भी एक एक्शन एक इंडिविजुअल ने परफॉर्म करा, तो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव को एज अ टेस्ट, एज अ पैरामीटर रखते हुए ये डिसाइड करा जा सके कि किसी भी पर्सन का कोई जो एक्ट है क्या वो यूनिवर्सल है कि नहीं है। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, जो अभी तक मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था ना, तो वो जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर फिट होगी कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव के अंदर। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव सबसे पहले तो याद रखना कि इमैनुअल कांट की जो मॉरल फिलॉसफी है उसके अंदर ये एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट माना जाता है इमैनुअल कांट का। जो इन्होंने अपनी मॉरल फिलॉसफी के अंदर जो फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करी थी, उन सारे फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स में से इमैनुअल कांट का दिया हुआ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का कॉन्सेप्ट सबसे प्रोमिनेंट माना जाता है, ठीक है। तो ये है क्या कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का कॉन्सेप्ट? कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि देयर शुड बी यूनिवर्सल मॉरल ऑब्लिगेशन जो कि हर एक इंडिविजुअल के लिए बाइंडिंग होनी चाहिए इन all these circumstances, ठीक है। and it is not dependent on person's inclination
या फिर पर्पस। तो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव में हमें यह बताया जाता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपकी यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स के बेसिस पर निर्धारित होती हैं आपके व्यवहार, आपके रवैये के अंदर, और वो बाइंडिंग होनी चाहिए हर एक सर्कमस्टांसेस के अंदर, और वो आपकी इंक्लिनेशन या आपके पर्पस पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंदर आप कहाँ फिट मान सकते हो इस बात को? आप जैसे आप मुझसे कहोगे कि सर अभी आप बोल रहे थे कि इसके बारे में बता चुका हूँ, याद है वो एग्जाम्पल हमारा, एक लड़के का दवाइयों का चोरी करना केमिस्ट शॉप से रिया, मयूर याद है? ये बोलते हुए कि मेरी मम्मी बीमार थी इसलिए मैंने चोरी करी। लेकिन हम क्या मान रहे थे उस एग्जाम्पल के अंदर? कंक्लूजन हमने क्या दिया था? अगर मोरालिटी की नजरों से देखा जाए तो वो उस इंडिविजुअल का सब्जेक्टिव एक सरकमस्टांस उसके जीवन में आ गई थी कि वो चोरी करना वहां पर जस्टिफाई कर रहा है कि मम्मी बीमार थी, मां मर जाती इसलिए चोरी करनी पड़ी, पैसे नहीं थे। लेकिन एथिक्स क्या बोलेगा? चोरी अपने आप में किसी भी सरकमस्टांस के अंदर जस्टिफाई नहीं करी जा सकती है। तो अब आप इसको रिलेट कर लो इस एग्जांपल को, उस एग्जांपल को बैकड्रॉप समझकर इसको समझ लो इस कॉन्सेप्ट को, कि देयर आर सर्टेन मॉरल ऑब्लिगेशंस जो कि हर किसी के ऊपर बाइंडिंग होनी चाहिए, हर किसी के ऊपर भी और हर एक सरकमस्टांसेस के अंदर भी, ठीक है? और वो मॉरल ऑब्लिगेशन डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए कि पर्सन ये सोचे मैं तो ऐसा मान रहा था, मेरा तो ये पर्पस था। यानी कि यहां पर कुछ भी इफ्स एंड बट्स काम नहीं करेंगे कि मैंने इन मॉरल ऑब्लिगेशंस को, इन मॉरल प्रिंसिपल्स को इसलिए तोड़ दिया क्योंकि सिचुएशन एक विपरीत परिस्थिति की एक सिचुएशन मेरे सामने, मेरे दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी, इसलिए मैंने अपनी मोरालिटी को छोड़ दिया। इमैनुअल कांट ये कहता है कि वो चीज फिर कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का पार्ट नहीं है। तो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव जो है इमैनुअल कांट की नजरों में ये एक यूनिवर्सल मॉरल लॉ है जिसको इंसान किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी नेशन स्टेट में, किसी भी गली मोहल्ले में, किसी भी समाज कम्युनिटी का वो हिस्सा हो, वहां पर कोई भी इंसान जो है उसको वो फॉलो करने चाहिए। और ये जो यूनिवर्सल मॉरल लॉ है ये डिक्टेट करेगा हाउ, नंबर वन, ये डिक्टेट करेगा हाउ वन शुड एक्ट regardless of पर्सनल डिजायर्स या फिर पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस। कि आप ये बोलने लगो कि मेरे साथ ये हो सकता था अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता था, या मेरे अकॉर्डिंग ये वाली चीज करना ठीक थी, जैसे उस लड़के का दवाइयां चोरी करना अपनी मां की जान बचाने के लिए, तो वो चीज कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का पार्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांट। अब एसेंशियली इमैनुअल कांट के अकॉर्डिंग कैटेगोरिकल इंपेरेटिव दोस्तों एक टेस्ट है, जैसा कि हमने अभी उसमें पढ़ा था अपने यहां पर कि कैटेगोरिकल इंपेरेटिव ये बोलता है कि ये टेस्ट है ऑफ डिटरमाइनिंग यूनिवर्सैलिटी ऑफ एन एक्ट, कि कोई भी पर्सन एक एक्ट को परफॉर्म कर रहा है दुनिया के किसी भी कोने में, परिस्थिति बदले, बंदा बदले, लेकिन वो मॉरल वैल्यूज नहीं बदलनी चाहिए। तो इट इज अ टेस्ट टू सी if a moral principle can be applied universally without contradictions, कि क्या मॉरल प्रिंसिपल्स अप्लाई करे जा सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रोडिक्शंस। अब ये जो प्रिंसिपल है ना ये रैशनैलिटी के ऊपर बेस्ड है। कैसे? ये प्रिंसिपल ये कहता है, मतलब इमैनुअल कांट ये कहता है कि मॉरल एक्शंस जो भी होते हैं ना, इंसानों के जो भी मॉरल एक्शंस होते हैं उनके पीछे हमेशा एक रीजन होना चाहिए, और वो रीजंस यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पर चले, वो रीजंस बिल्कुल भी नहीं चलने चाहिए। किस पर ना चले वो रीजंस?
वो रीजंस इमैनुअल कांट कहता है बिल्कुल भी नहीं चलने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्टिव इंक्लिनेशंस या फिर सब्जेक्टिव डिजायर्स के, मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये था, मेरे अकॉर्डिंग मैं ये करना चाह रहा था, मेरी भी तो सिचुएशन समझो, मैं क्या करता, मैं फंस गया था। इमैनुअल कांट कहता है ये सब चीजें बकवास है। लेकिन पर्सनली इफ यू आस्क मी, मैं इमैनुअल कांट की इस फिलॉसफी को सही नहीं मानता हूं। बताओ रिया, मयूर, यार सिचुएशन के अंदर अगर एक पर्सन जो है वो अपने माँ बाप से अगर वो प्यार करता था यार, वो एथिकल उस टाइम पर यार वो कैसे हो सकता है? और अगर वो हो भी गया तो रिया ये ग्रज या फिर ये जो गिल्ट है ये जिंदगी भर नहीं सताएगा उसे? बताना जरा। उसके बाद भी तो वो जीते जी मरेगा ही, है कि नहीं मयूर? अगर वो पर्सन उस टाइम पर वहां पर चोरी ना करे और चोरी करने के बाद बच गई उसकी मम्मी की जिंदगी, अब वो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज भुगतने को तैयार है, लेकिन अगर वो अपने एथिक्स को ना छोड़ते हुए और अब सब्जेक्टिव तरीके से, मतलब उस पर्सन के जीवन में वो एक सिचुएशन आके खड़ी हो गई थी ना, तो उसने अपने उन एथिकल प्रिंसिपल्स का त्याग कर दिया अपनी मम्मी की जान बचाने के लिए, और वो जान बचा भी पाया। अब वो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने को तैयार है कि पुलिस मेरे को पकड़ेगी, मेरे को जेल जाना पड़ सकता है, कानूनी कार्रवाई होगी, सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन अगर वो एथिक्स को होल्ड करके रखता और अगर उसकी माँ मर जाती तो वो भी तो उसके लिए एक सदमा हो जाता, है कि नहीं? ये सारे फिलोसफर जब इन फिलोसफीज को देते हैं, ये पर्सन के आफ्टर इफेक्ट्स की, मेंटल वेलबींग की बात नहीं करते ना उसकी, कि उसकी उसको ट्रॉमा क्या मिलेगा उसके बाद। क्योंकि ये फिलोसफर तो बोलकर चले गए कि यहां पर इंडिविजुअल की पर्सनल डिजायर्स या फिर इससे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेज, जैसे मतलब मान लो हमारे एग्जांपल के अंदर उसकी मां मर रही है, तो ये इमैनुअल कांट के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, मां को मरना है तो मरने दो, चोरी नहीं। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पर आपको एक मैक्सिम बताता हूं। दोस्तों मैक्सिम का मतलब होता है एक कोई फेमस लाइन जो चीज़ हो, या फिर आप किसी इस स्टेटमेंट को क्लेम कर रहे हो कोट एंड कोट करके, उसको मैक्सिम कहते हैं इंग्लिश के अंदर। जैसे एक मैक्सिम मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, आई विल लाई, मैं झूठ बोलूंगा, टू गेट टू गेट वॉट आई वॉन्ट। आई विल लाई टू गेट वॉट आई वॉन्ट। मैं झूठ बोलूंगा अगर मुझे कोई चीज पानी है उसको पाने के लिए। अब यहां पर आप सोच के देखो, अगर हर एक इंडिविजुअल ये मानने लगे, अब हम इमैनुअल कांट की कैटेगोरिकल इंपेरेटिव के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा उसके अंदर हामियां भी भर देते हैं, मतलब हाँ में हाँ भी मिला देते हैं। तो उसके लिए एग्जांपल ये है कि अगर मान लो सोसाइटी के अंदर फिर हर कोई ऐसे ही झूठ बोलने लगे उन सुख, उन चैन को प्राप्त करने के लिए जो उनको चाहिए हैं, ठीक है, तो फिर ट्रस्ट जैसी जो चीज़ है वो तो फिर आ ही नहीं पाएगी, वो इम्पॉसिबल हो जाएगी। और जो पूरे का पूरे जो कॉन्सेप्ट है प्रॉमिस का, भरोसे का, विश्वास का, वो प्रॉमिस का जो कॉन्सेप्ट है वो तो फिर मीनिंगलेस नजर आने लगेगा ना। देयर फोर इमैनुअल कांट के अकॉर्डिंग अगर हम बोलें, लाइंग जो है, झूठ बोलना जो है, जो लाइंग है, इट कैनॉट बी यूनिवर्सलाइज्ड विदाउट कॉन्ट्राडिक्शंस। क्योंकि यहां पर फिर कॉन्ट्राडिक्शंस तो आने ही लगेंगे। कैसे कॉन्ट्राडिक्शंस आने लगेंगे? हर कोई पर्सन अगर ऐसा झूठ बोलना लग जाए तो फिर प्रॉमिस जैसा कोई शब्द नहीं रहेगा, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। और ट्रस्ट, विश्वास, भरोसा, ये भी मीनिंगलेस हो जाएंगे। और ऐसी सिचुएशन के अंदर ये जो लाइन का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसको यूनिवर्सलाइज नहीं करा जा सकता विदाउट कॉन्ट्राडिक्शंस, देयरफॉर इट वॉलेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। इट वॉलेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। इस वजह से समझ में आया आपको पूरा कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का कॉन्सेप्ट? ज्यादा टेक्निकल तो नहीं हुआ आपके लिए?
हाँ, थोड़ा सा फिलोसफिकल एंगल है ना उसका, मतलब वो बेसिकली बस वो यही कह रहा है कि यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स कुछ कुछ ऐसे होने चाहिए कि आप सिचुएशन का हवाला मत दो कि सिचुएशन बदल गई थी तो हमने ऐसा कर लिया था वैसा कर लिया था। इमैनुअल कांट कह रहा है सिचुएशन को लेकर मत आओ यहाँ पर, और मेरे सामने रोना गाना भी मत करो कि आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेज इसके ये हो जाते। लेकिन ऐसे कोई यूनिवर्सल, अभी हमने इसके ऊपर वाली लाइन में ये भी तो पढ़ लिया, बहुत सारी सोसाइटीज़ ने ये भी तो कोशिश करी कि ऐसे यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स को हम लेकर आएँ और उसे कोडिफाई करने की कोशिश करें, लेकिन वो कोडिफिकेशन बहुत सारी सोसाइटीज़ में हो भी नहीं पाई है। और क्या कुछ ऐसे यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स हैं क्या जिसको आप हर एक सिचुएशन के अंदर अप्लाई करके देख ही सको, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पर्सन या फिर सर्कमस्टांस? ये एक मैटर ऑफ डिबेट है, क्योंकि जब भी ऐसे यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स को बनाने की हम कोशिश भी करेंगे, आप खुद सोचो यार, पर्सन और उस पर्सन के साथ जुड़ी जो परिस्थितियां हैं उसके उसको भुलाकर आप कैसे मॉरल प्रिंसिपल्स ला सकते हो यूनिवर्सल वाले, जो पूरी दुनिया में हर एक जगह पर एप्लीकेबल हो? आपको लाइमलाइट में पर्सन या उसके साथ जुड़ी जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में भी तो बात करनी होगी, क्योंकि एक पर्सन बिहेव ही हमेशा अपनी सिचुएशन और सर्कमस्टांस के हिसाब से करता है। इसलिए तो हम इसको फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट कहते हैं। आप बिना परिस्थितियों के पर्सन के बारे में यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स के कॉन्सेप्ट कैसे दे सकते हो? या कोई भी सोसाइटी या कोई भी कंट्री, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो इसका मतलब तो फिर ये हो गया ना कि अगर मान लो कि आतंकवादी हमारे सामने खड़े हुए हैं, है ना, और हम झूठ बोलकर अपनी जान बचा सकते हैं और पूरे सब लोग जो प्लेन हाईजैक हो गया कहीं पर भी जितने भी लोग हैं हम उनको बचा सकते हैं, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट तो फिर हमारे साथ साथ उनको भी मरवा देगा। हम तो सच बोलने लग जाएंगे वहां पर, है ना। और आप कहो जी हाँ कोई बात नहीं, जान चली गई जी, अच्छी बात है, लेकिन एथिक्स नहीं छोड़े हमने। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।